अगर सेल है तो वो सिंगल भी हो सकती है, सेल का एक ग्रुप भी हो सकता है, और बिलियन सेल्स भी मिलकर के बना सकती हैं कुछ। तो अगर सिंगल सेल है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, सिंगल सेल्स को यूनिसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर। अगर सिंगल सेल्स के बने हुए जीव हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, यूनिसेलुलर। मतलब सिंगल सेल मतलब एक कोशिकीय जिसमें और कुछ नहीं है, केवल एक ही सेल है, ठीक है, वो यूनिसेलुलर कहलाते हैं। उसमें एक ही सेल सारा काम करती है, उसका जो भी काम होगा वो एक ही सेल करेगी। जैसे अमीबा हो गया आपका, अमीबा हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया और पैरामीशियम हो गया, ये सब यूनिसेलुलर में आते हैं। मतलब इसमें सिंगल सेल ही काम करती है, उसका जो भी काम होगा वो कौन करेगा, सिंगल सेल्स करेंगे, तो ये वो यूनिसेलुलर कहलाएं, ठीक। फिर उसके बाद आता है फ्यू सेल्ड। ये हो गया सिंगल सेल। फिर आता है फ्यू सेल्ड। फ्यू सेल्ड क्या होते हैं, ये भी ये बहुत ही स्मॉल प्लांट्स या एनिमल्स में होते हैं, जो कि सेल्स के गुच्छे के रूप में होते हैं, ठीक है, बंच के रूप में होते हैं, ये फ्यू सेल्ड कहलाते हैं, ठीक है। सेल्स के गुच्छे गुच्छे के रूप में, बहुत सारे गुच्छे गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फ्यू सेल्स, या कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स। इनके एग्जाम्पल क्या हैं, वॉलवॉक्स और स्पाइरोगायरा। वॉलवॉक्स एग्जाम्पल है, वॉलवॉक्स और स्पाइरोगायरा। ये क्या है, ग्रीन एलगी हैं, एलगी। ग्रीन एलगी क्या होती है, शैवाल, हरी शैवाल, देखा होगा, काई जिसको बोलते हैं, तो वो क्या 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 कहलाती है, फ्यू सेलुलर कहलाती है, फ्यू सेल कहलाती है, जिनको हम ग्रुप ऑफ सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं मल्टी सेल्ड या मल्टी सेलुलर। मल्टी सेल्ड, मल्टी सेल्ड क्या है कि जब ये जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो बिलियन और कई मिलियन सेल्स से मिलकर के बने हुए होते हैं, कई मिलियन सेल्स, कई बिलियन सेल्स मिल करके प्लांट्स और एनिमल्स बनाती हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। बहुत सारी सेल्स मिल करके क्या बनाएंगी, ये प्रोसेस केवल ऐसी नहीं होती है, ये स्टेप बाय स्टेप चलती है। मिलियन और बिलियन सेल्स मिलकर के क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं, ठीक है। और टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं। अब चाहे हम हो, ह्यूमन बींग्स हो, चाहे एनिमल्स हो, डॉग, एलिफेंट, कुछ भी हो, ठीक है, ये सब किस में आते हैं, मल्टी सेल्ड में आते हैं, ठीक, मल्टी सेलुलर में। और हाँ, मैंगो ट्री भी, प्लांट्स में बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं, जैसे मैंगो ट्री भी क्या है, मल्टी सेलुलर ही है, ठीक है। ये आ गया, तो सेल्स कई बिलियन मिलियन सेल्स मिल गई, ठीक है, वो जो सेल्स का ग्रुप हुआ उनको हम क्या बोले, टिश्यू बोले, टिश्यू, ठीक है। अब जो टिश्यू थे वो क्या बनाना शुरू कर दी, ऑर्गन। ऑर्गन जैसे अपन बात करते हैं फूड पाइप की, खाना खाए, फूड पाइप आए, तो ये एक ऑर्गन कहलाए। जैसे अपन बात करते हैं खाना की, फूड पाइप, तो फूड पाइप क्या है, बॉडी का एक ऑर्गन है, ठीक है। फूड पाइप किससे बना है, टिश्यूज से मिलकर बना है। टिश्यूज किससे मिलकर बने, सेल से मिलकर बने हैं। मतलब फूड पाइप की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेल। अभी अपन ऑर्गन की बात कर रहे हैं, ठीक। फूड पाइप हो गई, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, इंटेस्टाइन हो गई, या आंत हो गई, जिसमें छोटी आंत बड़ी आंत दोनों आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या है, ऑर्गन्स हैं, ठीक। अब ये सारे ऑर्गन्स जो खाना से रिलेटेड काम करते हैं, फूड से रिलेटेड, मतलब कोई खाना को स्टोर कर रहा है, कोई खाने को पचा रहा है और कोई खाने को ले जाने में हेल्प कर रहा है, तो ये फूड से रिलेटेड मतलब डाइजेशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो हम इनको क्या बोलेंगे, ये मिलकर के क्या बनाए, एक ऑर्गन सिस्टम। कौन सा, डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम,
तो इसी तरह ये तो डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम हो गया, कुछ रिस्पायरेटरी ऑर्गन सिस्टम हो जाएंगे। तो कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके क्या बना दिए, हमारी पूरी बॉडी की रचना कर दी है, हमारी पूरी बॉडी बना दी है। तो फिर बॉडी की बेसिक यूनिट क्या कहलाई, सेल, सेल या कोशिका कहलाई। ठीक है, तो अपन क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर मतलब बहुकोशिकीय जीव हैं हम लोग, हम हैं, हमारे जानवर्स हैं, और ये बड़े बड़े जो ट्रीज़ हैं जैसे मैंगो ट्रीज़ हो गई, और जो प्लांट्स बड़े बड़े हैं सारे क्या है, मल्टी सेलुलर हैं। ठीक है, तो ऑर्गन का वर्ड अगर आता है कि ऑर्गन्स की बात आती है, तो अभी अपन क्या बात कर रहे थे, फैक्ट्री की। हमने क्या बोला था, फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में फंक्शनल यूनिट मतलब कार्य करने वाले कार्यकर्ता होते हैं। तो चलिए बात करते हैं, जैसे हमारी ये फैक्ट्री है मतलब सेल की बात कर रहे हैं, तो सेल में कौन कौन कार्यकर्ता होते हैं, ये हो गई हमारी फैक्ट्री। ठीक है, तो फैक्ट्री हो गई, सेल हो गई। तो सेल में क्या पाया जाएगा, ये हो गया न्यूक्लियस, ये पहला कार्यकर्ता हो गया जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसको क्या बोलेंगे अपन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये पहला कार्यकर्ता हो गया। ठीक, ये क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके ही थ्रू तो ऑर्गेनिज्म मतलब किसी भी सेल में क्या होगी, उसकी एक लेयर पाई जाएगी जो कि क्या तय करती है, क्या डिसाइड करती है कि कौन से मटेरियल्स को हम अंदर भेजें, कौन से मटेरियल यहाँ अंदर जाएं और कौन से मटेरियल बाहर जाएं। ठीक है, इसका ये काम होता है, मतलब एक घेरा, एक बाउंड्री वॉल जो कि सेपरेट कर रही है अंदर की चीज़ों को बाहर की चीज़ों से। ठीक है, तो ये डिसाइड करती है कि मैं कौन सी चीज़ों को अंदर जाने दूँ, कौन सी चीज़ों को बाहर जाने दूँ। इस बेस पे हम इसको सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, मतलब कुछ चयनात्मक सेलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर जाने देती है और अंदर से बाहर जाने देती है, बहुत सारी चीज़ों को अंदर बाहर नहीं करने देती। तो हम सेल मेम्ब्रेन को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसको डिटेल में फिर बताऊंगी। अभी तो अपन फैक्ट्री के कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं, मतलब कि किसी भी सेल्स के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन्स की ऑर्गेनल्स की बात कर रहे हैं, कोशिकांगों की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से अंदर पार्ट्स होते हैं जो एक कोशिका को काम करने के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये हो गया अपना न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस हो गया। अब यहीं पे न्यूक्लियस से अटैच्ड न्यूक्लियस से अटैच्ड यहाँ पे ये क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या इसको ER भी कहते हैं। नाम अभी आप लोग या सुन लीजिए, उसके बाद फिर धीरे धीरे जब इसके फंक्शन बताएंगे तो ये कोई टफ नहीं लगेगा। ठीक है, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER भी बोलते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब क्या है, हाँ ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, न्यूक्लियस से ये इसका काम क्या हो गया, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर क्या है, विलाई की तरह ऊपर नीचे, मतलब क्या करता है, यहाँ के मटेरियल को, यहाँ का जो मटेरियल है उसको लेगा और बाहर छोड़ेगा, या तो यहाँ के मटेरियल को लेगा और अंदर छोड़ेगा। अभी इतना ही जानिए, डिटेल में फिर मैं बताऊंगी क्योंकि ये न्यूक्लियस से डायरेक्ट अटैच्ड है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहीं पे राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन भी होता है, जो डिटेल अपन बाद में पढ़ेंगे। अभी आप पढ़िए कि सेल्स के अंदर क्या क्या पाया जाता है। ठीक, अब सेल्स चलेगी कैसे, कुछ पावर, उसको पावर भी तो देना पड़ेगा ना, कि कुछ पावर हो तब तो सेल काम करेगी। तो यहाँ पे सेल्स का एक पावर हाउस भी पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ पे गोल्जाई ऑपरेटस पाए जाएंगे। ये गोल्जाई ऑपरेटस है, गोल्जाई ऑपरेटस का नाम उनके साइंटिस्ट के बेस पे ही पड़ा है, ऑपरेटस। ठीक है,
और यहाँ पे पाया जाता है लाइसोसोम। ये क्या है? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग भी कहते हैं, सुसाइड बैग ऑफ सेल्स। ठीक है, सुसाइड बैग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करती है? सेल्स को खा जाती है। कैसी सेल्स को खाती है? जो हानिकारक, जो बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं उनको खाती है। जैसे बैक्टीरिया एंटर कर गए तो लाइसोसोम का काम क्या है? जो डेड सेल्स होती हैं, जो हार्म पर होती हैं अपनी बॉडी के लिए, उनको ये खाने का काम करती है। लेकिन अगर वो इनको नहीं मिल रही हैं तो ये क्या करेंगी? अपनी ही सेल्स को खा जाने की क्षमता रखती हैं। तो इनको सुसाइड बैग भी कहा जाता है। ये आत्महत्या की थैली भी कहलाती हैं। लाइसोसोम हो गई। ठीक है, और क्या होगा? यहाँ पे फ्लूइड पाया जाता है। सेल्स के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका सेल्स की फंक्शन, ऑर्गेनेल्स हो गए, कोशिकांग हो गए कि इसके अंदर क्या क्या पाए जाती है, सेल की फैक्ट्री में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनल्स में ये सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर यूनिसेलुलर की बात करेंगे तो यूनिसेलुलर में एक ही सेल सारे काम करती है। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम, न्यूक्लियस तो पाया जाएगा। जैसे ये हो गया आपका अमीबा। ठीक है, ये स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होता है पैरामीशियम का। ईस्ट हो गया। ठीक है, ईस्ट हो गया। न्यूक्लियस तो रहेगा लेकिन ये यूनिसेलुलर होती हैं, इनमें और ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं। ये सेल्स अकेले ही अपना सारा काम करती हैं। ठीक है, तो ये हो गए। अब बात करते हैं अपन सेल के स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, तो सेल्स क्या करती हैं? अपने फंक्शन के हिसाब से अपना स्ट्रक्चर बना लेती हैं कि उनका फंक्शन क्या है, वो क्या काम कर रही हैं। ठीक है, तो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो उनके स्ट्रक्चर और साइज वो उनके काम पे डिपेंड करता है, वो उनके फंक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि वो कौन सा काम कर रही हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि नर्वस सिस्टम की, तो नर्व सिस्टम जो होते हैं, नर्व सेल्स जो होती हैं वो ब्रेन में पाई जाती हैं, नर्व सेल्स। ठीक है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। नर्व सेल्स जिनको तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं हमारे बॉडी की, जो कि इंफॉर्मेशंस का ब्रेन से आदान प्रदान बॉडी में करती हैं। जैसे हमको कोई स्मेल आ रही है, वो अच्छी है या बुरी है, ठीक है, इसकी पहचान किसके थ्रू हो रही है? ब्रेन में पाए जाने वाली नर्व सेल्स से हो रही है। उनको इन्फॉर्मेशन मिली और वो पूरी बॉडी में क्या करी? उसको ट्रांसफ़र करी। तो हमको क्या हुआ? एक जानकारी हुई कि हाँ ये स्मेल ऐसी है। ठीक है, तो नर्व सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? इम्पल्स वर्ड आएगा कि कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम डिस्टेंस पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन। ठीक है, तो क्या होता है? ये लॉन्गेस्ट सेल्स होती हैं। नर्व सेल्स जो है लॉन्गेस्ट सेल्स होती है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। ये ऐसे गई और फिर ये ऐसे हो गया। यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। न्यूक्लियस तो हर सेल्स में होंगे, न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, ये नर्व सेल्स हैं। यह क्या करेंगे? इसके जो यहाँ पे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये इंफॉर्मेशन को इम्पल्स करते हैं, लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से ले करके ये यहाँ तक फ्लो करते हैं। और ये यहीं तक नहीं, ये यहाँ से फिर जुड़ी रहेंगी, ये फिर जुड़ी रहेंगी, और इस तरह से एक बहुत लंबा स्ट्रक्चर इनका मिलता है नर्व सेल्स का। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर क्यों है? इंफॉर्मेशन ले रही हैं और ट्रांसफ़र कर रही हैं। कहाँ? ब्रेन टू बॉडी। तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इनका पाया जाता है। इनमें भी न्यूक्लियस होता है। इसको डिटेल में आप 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि नर्व सेल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या करी? इंफॉर्मेशन इम्पल्स करी, लेती हैं और फिर यहाँ ट्रांसफ़र करती हैं, और ये प्रोसेस चलती रहती है। मीन्स
इनका जो स्ट्रक्चर होता है इनके फंक्शन के हिसाब से होता है कि इनका काम क्या है। अब अपन बात करेंगे मसल सेल्स की, ठीक है। तो मसल सेल्स का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है। मसल सेल्स कैसी होती हैं, उनको कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन पाया जाता है, ठीक है। तो वो लॉन्गिट्यूडनल या इस ऐसी होती हैं, मीन्स उनमें ये शेप पाया जाता है, ठीक है। वो कभी क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, कभी रिलैक्स करेंगी, ठीक है। ऐसा होती है, ऐसी सेल्स होती हैं वो। तो उनमें कॉन्ट्रैक्ट फिर रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट फिर रिलैक्स, ठीक है। तो ये मसल सेल्स का भी उनके काम के हिसाब से उनका स्ट्रक्चर डिफाइंड है, ठीक है। तो जो सेल्स के स्ट्रक्चर होते हैं वो उनके फंक्शन के हिसाब से होते हैं, उनका क्या काम है वो उस हिसाब से अपना शेप बना देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे रेड ब्लड सेल्स होती हैं ना, तो रेड ब्लड सेल्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, क्योंकि उनको हीमोग्लोबिन यहाँ पे रखना पड़ता है, तो वो थोड़ा वही रहेंगे तो सारे सॉफ्ट, लेकिन स्ट्रक्चर उनका ऐसा होता है। अब प्लांट सेल्स में अगर लीव्स की बात करें, कोई भी प्लांट सेल्स में जो लीव्स होती हैं, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं। अब उनको क्या चाहिए, अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और ऑक्सीजन को क्या करती हैं, एक्सक्रीट करती हैं, निकालती हैं। तो यहाँ पे लीव्स में ये बीन्स शेप्ड के गार्ड सेल्स पाई जाती हैं, गार्ड सेल्स, जिनको हम स्टोमेटल सेल्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये बीच में पोर होता है, मतलब ये स्पेस होता है, यहाँ पे एक पोर होता है। तो जब इनको लेना होता है तो ये पोर ओपन हुए और फिर ये क्लोज हो गए, तो कार्बन डाइऑक्साइड ली, क्लोज हो गए, फिर यहाँ पे अपना वो खाना वाना बनाए, फिर जो ऑक्सीजन रिलीज करना है फिर ओपन हुए, ऑक्सीजन बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर। मीन्स इनको क्या करना है, ओपन होना है और क्लोज होना है, ओपन होना है और क्लोज होना है। तो ये जो स्टोमेटल सेल्स होती हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, बीन्स शेप्ड में होता है, ठीक। तो सेल्स क्या कर रही हैं, अपने काम के हिसाब से अपना स्ट्रक्चर रख रही हैं, ठीक। तो ये बीन शेप्ड में होती हैं। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल्स की। डिस्कवरी ऑफ सेल्स, डिस्कवरी ऑफ सेल्स की। तो 16th सेंचुरी में जब कुछ भी जानकारी नहीं थी कि अपन बने हुए हैं तो किससे बने हुए हैं, है ना। 16th सेंचुरी में जब कोई भी जानकारी नहीं थी कि हम किससे बने हैं, क्या है, तो उस टाइम पे रॉबर्ट हुक आए। रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट आए जिन्होंने 1665 में एक ट्री की छाल ली, जिसको हम कॉर्क कहते हैं, ठीक है। एक ट्री की स्टेम से तने से छाल ली, जिसको हम स्टेम क्या कहते हैं, कॉर्क कहते हैं, कॉर्क, CORK, शायद के ही है ना, कॉर्क स्लाइस ली है, ठीक है। कॉर्क कहते हैं, जो छाल होती है उसको कॉर्क कहते हैं। उसको अपने ही द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से, जो उन्होंने खुद बनाया था उस टाइम पे जो हो पाता था, क्योंकि इतना ज़्यादा एडवांस तो था नहीं, तो उन्होंने एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप बनाया और उससे उन्होंने उस छाल को देखा। तो वहाँ पे कुछ ऐसी संरचना उनको देखने के लिए मिली, एक कंपार्टमेंट जैसा एक कंपार्टमेंट हो उस टाइप का, ये इस टाइप का कंपार्टमेंट जैसे स्ट्रक्चर उनको देखने पे, मतलब बी हाइव जैसा या मधुमक्खी के छत्ते जैसा, ठीक है। बी हाइव, मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर, या एक कंपार्टमेंट्स जैसे रूम बने हो किसी जेल में, लगातार लाइन से बने हुए रूम्स की तरह एक स्ट्रक्चर मिला, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, सेलुली, ठीक। जो आगे जाकर के सेल में बदल गया, उसको नाम क्या हो गया, सेल, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कॉर्क को अपने एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से, कॉर्क क्या है, कॉर्क किसी भी स्टेम की छाल है, ठीक है। तो इन्होंने डेड थिंग्स में सेल्स की डिस्कवरी की थी, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है क्योंकि ल्यूवेनहॉक ने लिविंग थिंग्स में की थी और रॉबर्ट हुक ने डेड थिंग्स में की थी, ठीक है। तो उन्होंने एक कंपार्टमेंट का एक स्ट्रक्चर मिला जिसको उन्होंने सेलुली कहा, जो आगे चल करके क्या नाम हो गया, जिसका सेल नाम हो गया, ठीक। फिर ल्यूवेनहॉक आए 1674, ल्यूवेनहॉक, HOCK
1674 इन्होंने क्या किया, लिविंग थिंग्स में देखा। ये पॉन्ड के पास गए, तालाब के पास गए, और लिविंग थिंग्स जैसे इनको एल्गी दिखी तैरती हुई, उसमें इन्होंने अपने द्वारा बनाया गया जो इनका माइक्रोस्कोप था, डिस्कवर किया था इन्होंने, उसमें उन्होंने लिविंग सेल्स डिस्कवर किए। ठीक है, उन्होंने भी उसमें ऐसे ही स्ट्रक्चर देखे जो कि सेल कहलाए और लिविंग सेल्स थे। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, 1831 में, इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन आए। रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट खोज की 18th सेंचुरी में। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन आए, जिन्होंने क्या बताया कि ये जो सेल्स तो मिल गई, ये है ना, सेल्स तो मिल गई, इन्होंने सेल्स देखा, लेकिन इसके अंदर कुछ छोटा सा एक पार्ट भी दिख रहा था, छोटा छोटा पार्ट दिख रहा था, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है, मीन्स रॉबर्ट ब्राउन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सेल्स के अंदर पाए जाने वाले छोटे से पार्ट को न्यूक्लियस बोला है। मतलब न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की। ठीक है, फिर 1839 में पुरकंजे आए, जिन्होंने ये जो सेल्स होती हैं, ठीक है, ये जो सेल्स दिखाई दी थी, इनके अंदर कुछ मटेरियल दिख रहा था। ठीक है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म 1839 में पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म की क्या करी, डिस्कवरी करी। एक फ्रूट सब्सटेंस देखा जिसको उन्होंने क्या बोला, कि ये प्रोटोप्लाज्म है। ठीक, ये हो गया। अब क्या हुआ कि सेल्स के बारे में तो पता चल गया, लेकिन फिर क्या हुआ, बायोलॉजी के दो साइंटिस्ट आए, स्लेडन और स्वान। ठीक है, तो स्लेडन जो थे वो प्लांट में, है ना, 1838 में, और स्वान ने 1839 में। स्लेडन 1838 और ये 1839। ठीक, स्लेडन और स्वान आए, दो साइंटिस्ट। ठीक है, ये अलग अलग हैं, इन्होंने प्लांट में और ये एनिमल में, इन दोनों ने क्या दी है, सेल थ्योरी दी है। ठीक है, कोशिका सिद्धांत इन दोनों ने दिया है, स्लेडन एंड स्वान ने। स्लेडन ने प्लांट के लिए दिया था 1838 में, और स्वान ने 1839 में एनिमल्स के लिए दिया था। इन्होंने क्या बोला था कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। ठीक है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये तो फिर वर्चॉव ने बताया था, लेकिन इन्होंने क्या दिया था, सेल थ्योरी। अगर बात आएगी कि सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लेडन और स्वान ने दिया था। स्लेडन ने 1838 में प्लांट सेल्स में और स्वान ने 1839 में एनिमल्स में बताया था, और दोनों का ही लगभग सेम था। पहले स्लेडन ने बताया कि जो नई कोशिकाओं का, नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो पुरानी सेल्स से ही होता है, मीन्स पुरानी सेल्स ही नई सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। सेम इसी चीज़ को इन्होंने कॉपी कर लिया, एनिमल्स में नई सेल्स का फॉर्मेशन पुरानी सेल्स से होता है। ठीक है, फिर आए सेल थ्योरी को एक्सपांड करने के लिए वर्चाव 1858 में। ठीक है, वर्चाव 1858 में इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज़ किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ किया, और बताया कि जो ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940। ठीक है, इन्होंने भी यही किया। स्लेडन और स्वान द्वारा दी गई जो थ्योरी थी, सेल थ्योरी थी, उसको एक्सपांड किया, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देख करके उन्होंने बताया कि जो सारी नई सेल्स बनती हैं वो पुरानी सेल्स के बाद ही बनती हैं, पुरानी सेल्स से ही बनती हैं। ठीक है, तो ये हो गई डिस्कवरी। सबसे पहले याद रखेंगे रॉबर्ट हुक को 1665 में, फिर याद रखेंगे ल्यूवेनहॉक को 1674 में। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स में देखा था, जो कि स्टेम की कॉर्क में खोज की थी, किसकी, सेल्स की खोज की थी, सेलुली नाम दिया था। ल्यूवेनहॉक ने 1674 में एलगी में या लिविंग सेल्स में लिविंग थिंग्स में देखा था, सेल्स का वो किया था, खोज की थी। फिर रॉबर्ट ब्राउन आए 18th सेंचुरी में, 1831 में, उन्होंने सेल्स के अंदर न्यूक्लियस की खोज की थी कि न्यूक्लियस क्या होता है। फिर परकिंजे आए 1839 में,
उन्होंने प्रोटोप्लाज्म बताया कि सेल्स के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। फिर सेल थ्योरी किसने दी थी, स्लेडन ने प्लांट में और स्वान ने एनिमल में दी थी। क्या बताया था, नई कोशिकाओं का निर्माण, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से होता है। फिर इसी थ्योरी को एक्सपांड किया था वर्चाओ ने, जो कि 1858 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की डिस्कवरी के बाद उन्होंने बताया था कि न्यू सेल्स जो होती हैं वो पुरानी सेल्स के बाद बनती हैं। ठीक है, अब आती है कि सेल थ्योरी में उन्होंने कहा क्या था। ठीक है, सेल थ्योरी के 3 पॉइंट थे। सेल थ्योरी के 3 पॉइंट थे। पहला था, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, फिर दूसरा, all plants and animals are made up of cells. All plants and animals are made up of cells. ठीक है, फिर थर्ड क्या था, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। न्यू सेल्स arise from pre-existing cells। ठीक है, सारे पॉइंट्स डिस्कस हो चुके हैं। पहला है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा है ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। एंड थर्ड है न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, तो ये हो गई सेल थ्योरीज के कुछ पोस्टुलेट्स की क्या क्या थे। अब क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, बेस्ड ऑन ऑरिजिन एंड सेलुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेल बेस्ड ऑन ऑरिजिन एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, उनके स्ट्रक्चर और ऑरिजिन के बेस पे जो सेल को क्लासिफाइड किया गया है कि पहले जो थी सेल्स जो थी उनकी ऑरिजिन, कुछ सेल्स की बहुत पहले ऑरिजिन हो गई थी, उनका स्ट्रक्चर अलग था, और बाद में जो ऑरिजिन हुई जिनकी, उनका स्ट्रक्चर अलग था। ठीक है, तो उनकी ऑरिजिन और स्ट्रक्चर के हिसाब से उनको क्लासिफाइड किया गया, कि इसमें 2 भागों में बांटा गया। पहला है प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। प्रो मतलब प्रिमिटिव, प्राचीन। कैरियोटिक, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, जिसमें पुराना केंद्रक हो, पुराना न्यूक्लियस हो, वो क्या कहलाती है, प्रोकैरियोटिक। प्रो मीन्स प्राचीन, कैरियोटिक मीन्स कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस पुराना हो वो प्रोकैरियोटिक। यू मीन्स न्यू, कैरियोटिक मीन्स कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस नया हो वो क्या कहलाते हैं, यूकैरियोटिक। मतलब ये एडवांस हैं और ये प्रिमिटिव हैं। ठीक है, तो इन दोनों की अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर अभी करेंगे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबा होता है तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को डिटेल में पढ़ेंगे, उनके डिफरेंसेस पढ़ेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर करते चलेंगे। तो आज के टॉपिक में आज के लेक्चर में मैंने जो आपको बताया वो आपको समझ में आया या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कहाँ नहीं समझ में आया ये ज़रूर बताया करिए, जिससे मैं उसको क्लियर कर सकूं। और जो चीज़ें मिस हो रही होंगी वो भी बताइएगा। मैं अपने साइड से तो सारी चीज़ें इंक्लूड करके ही चलती हूँ। बाकी आज अपन ने सेल्स के बारे में बात कर ली, सेल्स क्या होती हैं। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे
क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर। तो ठीक है, आज का हमारा वीडियो यहीं तक का है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंदों को ज़रूर शेयर करें।